हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। यह है हमारा कर्ण बैच और इस कर्ण बैच का यह है लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि समुच्चय का पूरक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। फिर समझेंगे कि इसे वेन आरेख में अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे पूरक के नियम क्या होते हैं, द्विपूरक नियम क्या होते हैं। फिर समझेंगे डी मॉर्गन के नियम क्या होते हैं। डी मॉर्गन ने 2 नियम दिए थे, वो दोनों नियम क्या होते हैं। इन सभी को जब हम लोग देख लेंगे तो फिर समझेंगे कि 1.5 एक्सरसाइज चुटकियों में कैसे खत्म करना है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय का पूरक। पहले इसे समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि माना U एक सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, सब कुछ हो। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और A जो है उसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का मतलब क्या है कि A के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे अवयव कहाँ उपस्थित हैं? U में उपस्थित हैं, तभी तो वो उसका उपसमुच्चय है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं, तब A का पूरक समुच्चय U के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो A के अवयव नहीं है। बात रही डिफिनेशन की तो समझ में आई नहीं होगी, इसे एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर आएगा समझ में सब कुछ, क्योंकि डिफिनेशन रटने से कोई भी फायदा नहीं है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं और इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास, ये आपकी बुक का ही उदाहरण है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है। यूनियन हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो U दिया हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है 1 2, उसके बाद 3 4 और 5, उसके बाद 6 7 8 और उसके बाद 9 और लास्ट में लिख दिया गया है 10। इसका मतलब एक कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर दिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि इसका कोई एक उप समुच्चय है जो कि क्या है, जो कि हम यहाँ लिखते हैं 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है और 7 है और 9 है। मतलब कि इसमें से सारे ऑड वाले नंबर निकाल लिए गए हैं। कौन से वाले नंबर? ऑड वाले नंबर, जिन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। समझ में आई बात? अब मान लो कि आपसे पूछा गया है कि A का पूरक बताओ, तो आपसे पूछा गया है A का पूरक बताओ, तो आप क्या करोगे? A का पूरक निकालना है और आपको भी कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या करना, U में से उन सब को हटा देना जो A में थे। U में से उन सब को हटा देना जो A में थे। इसे A0 भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। देखो तो इसका मतलब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और U में से उन सब को हटा दो जो A में हैं। इसका मतलब 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा। क्योंकि देखो 1 से 1 खत्म, 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7 और 9 से 9। ये हो गया हमारा क्या आंसर, 2 4 6 8 और 10। इस तरीके से ये हम लोगों ने इसका पूरक निकाल लिया। अब रही बात कि इसे लिखा कैसे जाएगा, कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा, तो ये A' का इस्तेमाल किया जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्या करना है, जब भी आपसे कोई एक पूरक समुच्चय पूछा जाएगा तो उसके साथ आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया जाएगा। जब आपको सार्वत्रिक समुच्चय दे दिया जाए तो आप कुछ भी मत करना, उस सार्वत्रिक समुच्चय में से उन सभी अवयवों को हटा देना जिसका पूरक पूछा जा रहा हो। इसका मतलब A का पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब A के जितने भी अवयव A में हैं वो इससे हटा दो और लिख डालो। तो वही चीज़ तो लिखी है कि क्या है, देखो यहाँ लिखा है तब A का पूरक समुच्चय U के, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, U के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो A के अवयव नहीं है। इसका मतलब इनमें से A को हटा दो। कुछ समझ में आई बात? बस यही है। अब इसे हम कॉन्सेप्ट के तौर पर कैसे समझेंगे? अब देखो लिखा है A के पूरक समुच्चय को A' द्वारा लिखा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई? इसे वेन आरेख के द्वारा समझो, फिर आएगी। देखो सबसे पहले एक हमने क्या बनाया, आयत बनाया। ये आयत किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है, कैसेट फंस जाती है बीच बीच में, है ज़्यादा बोलना पड़ता है, ठीक है, बदल दो कैसेट को।
अब देखो मान लो कोई एक आयत बनाया और जो आयत आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। अब जो ये सार्वत्रिक समुच्चय बनाया है हमने, इसको किससे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है u से। तो हमने क्या बनाया, u बना दिया, ठीक है। ये एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। उसके बाद इसके बीच में कोई भी एक समुच्चय है जिसका नाम है, हमने क्या दे दिया, मान लो a नाम दे दिया, ये a है। अब आपसे बोला गया a डैश बताओ, तो इसका मतलब u में से a हटा दोगे a डैश मिल जाएगा। तो इसका मतलब पूरा u था और इस पूरे u को मान लो मैं कलर कर दूं, ठीक है। देखो जरा ऐसे, ठीक, ऐसे कर दिया गया, ये आपका क्या हो गया, मान लो कलर हो गया। और पूरा u और उसमें से a वाला जो है वो हटा दो। तो इसका मतलब जितना भी मैंने ब्लू से कलर कर दिया है वो आपका कौन है, वो आपका a डैश है। समझ में आई बात, आई समझ में। जितना ब्लू से कलर है वो हमारा क्या है, ब्लू से। एक कैसेट बार बार आज फंस रही है, कुछ धूल चली गई इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या है, a डैश है और ये a डैश क्या है, वो हमारा a का पूरक है। समझ में आई बात, क्लियर है ना इतनी चीज़। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसे कैसे लिखा जाएगा वो जरा समझो, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है कि a डैश बराबर क्या होगा, a डैश बराबर होगा x सच दैट x, बहुत ध्यान से सुनना, x सच दैट x, और ये x जो है हमारा बिलोंग टू u होना चाहिए, बिलोंग टू u होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और शर्त भी दे दी है कि जो x का जो मान है वो नॉट बिलोंग टू a होना चाहिए। इसका मतलब x वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो u में होंगे लेकिन वो a में नहीं होने चाहिए। बस इसे ऐसे लिखा जाता है। कुछ समझ में आई बात। अच्छा, इसको हम लोग एक चीज़ और भी तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि a डैश अगर निकालना है तो u में से क्या निकाल दो, ये निकाल दो, जो कि पहले पढ़ चुके हैं कि u में से a को हटा दो और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में डिफरेंस ऑफ द सेट पढ़ा था, उसका अंतर पढ़ा था, बस वही है कि अगर इसमें से हटा दोगे तो ये मिल जाएगा। कुछ नया नहीं है, बहुत आसान है। समझ में आई इतनी चीज़। ये a डैश बराबर एक फार्मूला मिल गया कि a डैश बराबर यूनियन सेट में से हम लोगों को a वाले को हटा देना है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब देखो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ नया और बताते हैं। अब मान लो कि आपसे पूछा जाए कि a डैश का फिर से a डैश निकाल लो, कुछ नया सीखो, क्योंकि हम हैं गुरुजी और आप सीख रहे हो। ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर a डैश का पूरक आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, उम्मीद है दिख रहा होगा वहां से। a डैश का पूरक पूछ लिया जाए तो a डैश के ऊपर फिर से डैश लगा दोगे। इसका मतलब अब जो a डैश ये हमारा आया है, ठीक है, समझो बात को, ये कुछ नया है। 2 4 6 8 10 इसका पूरक निकालना है, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। तो 2 4 6 8 इसको हटा दो, इसमें से 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 और 10 हटा दो, कौन बचेगा, 1 3 4। तो इसका मतलब a डैश का डैश निकाला जाए तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और उसके बाद कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई होगी कि अगर डैश का फिर से डैश निकाल दिया जाए तो फिर क्या आ जाएगा, फिर से ये क्या आ गया है, ये फिर से a आ गया है। आई बात समझे। तो यहाँ पे एक फार्मूला फिर से बना, एक फार्मूला फिर से बना कि अगर a डैश निकाला था हमने और उसका फिर से a डैश निकाल दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इसे ही कहते हैं पूरक का नियम और इसे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अभी तक ना लिया हो। इसे क्या कहते हैं, द्विपूरक का नियम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ और चीज़ें और सबसे पहले एक उदाहरण और करेंगे, उसके बाद तब हम लोग और चीज़ें कुछ नई सीखेंगे, ठीक है। एक उदाहरण और, ताकि आपको सब कुछ और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक कुछ और उदाहरण करेंगे, एक नया उदाहरण और फिर से वो मेरी तरह से मेरी ओर से बनाया जाएगा, ठीक, समझो। एक और उदाहरण, मान लो कि आपको दे दिया गया है कि a, मान लो x दे दिया गया है, x इक्वल टू दे दिया गया है a b c d और उसके बाद e, ठीक। उसके बाद आपको y बराबर दे दिया गया है। अब y बराबर मान लो दे दो। अब देखो x जो है वो हमारा क्या है, x नहीं u कर दो, ठीक है, u कर दो, ठीक। ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब ये दे दिया गया है आपको, a दे दिया गया है, d दे दिया गया है, ठीक। मतलब क्योंकि a और d इसके अवयव होने चाहिए, अगर इसके अवयव नहीं है तो इसका मतलब फिर ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक। सार्वत्रिक समुच्चय एक दिया होना चाहिए जिसका ये इसका उपसमुच्चय होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि y का पूरक बताओ,
किसका पूरक बताओ, y का पूरक, तो आप क्या लिखोगे y डैश, ठीक। अब y डैश, अब इसका मतलब इसमें से वो सभी हटा दोगे जो इसमें है, ठीक। तो इसमें से कौन हटाओगे, a हटा दोगे और d हटा दोगे, b c और e बचेगा, तो b बचेगा, c बचेगा और e बचेगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। y का पूरक y डैश हो गया, b c और e हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात, ठीक है, कि ये इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे क्या हैं उदाहरण है और इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब एक ये क्वेश्चन बताने की वजह क्या है, क्यों बताया सर आपने ये क्वेश्चन, क्योंकि ये तो उदाहरण ही था और इसके पहले भी आपने ऐसा ही उदाहरण आसान वाला बताया था। कुछ जानबूझकर बताया है मैंने, कुछ नया सिखाने की वजह से, कुछ अलग। देखो अगर हम इसको देखें y को, तो ये a और d हो गया। कुछ बताऊंगा मैं, उसे अपनी कॉपी पे लिखना पड़ेगा आपको। अगर मैं देखूं a और d, तो a इसमें है, d है, तो इसका मतलब ये y जो है इसका उपसमुच्चय, जो कि पहले शर्त है कि होना चाहिए। अगर इसका y डैश हम देखें तो b c और e है, तो देखेंगे b, उसके बाद c और e। अगर हम b c और e को देखें, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम b c और e को देखें तो b c e, इसका मतलब अगर ये y जो है इसका उपसमुच्चय था तो y डैश भी क्या है, उपसमुच्चय ही होगा। बस यही लिखना है आपको, मैं बोल देता हूँ, लिखिएगा। यदि a लिख लीजिए, यदि a u का एक उपसमुच्चय है तो a डैश भी u का एक उपसमुच्चय होगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये देखो इसके सारे एलिमेंट्स उसमें u में है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब इससे कुछ नए नए फॉर्मूले बनेंगे, कुछ नए नए हम यहाँ पे तरीके, बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण गुण, क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण गुण लिखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी जो बहुत यूनिक हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिखेंगे पूरक के गुणधर्म, पूरक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, इससे देखो जरा, लिखेंगे हम लोग पूरक के गुणधर्म। पहला देखिए, पहला बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पूरक नियम, पूरक नियम। अब ये पूरक नियम क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट जो है रूल, ठीक। अगर हम लोग a और a डैश, ये दो अलग अलग चीज़ें थी, और इनका यूनियन निकाल दें, ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल लेके उसी में सब कुछ समझाते रहेंगे। आपको वहाँ दिख रहा है ना, a इक्वल टू, मान लो अभी 1 से लेकर कहाँ तक के सारे नंबर थे, 10 तक सारे नंबर थे। अगर मैं पूरा लिखूँगा तो फिर ज़्यादा होगा। और a डैश आपने निकाला था, सॉरी a डैश आपने जो निकाला था उसमें कितना था, कितना नंबर था, a बराबर मान लो दिया है 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक, दिखा। उसके बाद a डैश निकालोगे अगर आप तो 2, 4, 8, उसके बाद 10, 2, 4, 6 रह गया, ठीक है, 6, 8 और उसके बाद 10। ये बात समझ में आई। अच्छा इसको देखो और इसको देखो, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, आपस में फिर से मिला दूं, तो वो बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनका यूनियन निकाला जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अगर इनका यूनियन निकाला जाए, बहुत ध्यान से सुनना, इनका यूनियन निकाला जाए तो इनका आंसर जो आएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसमें देखो ये ऐसे करके, ये ऐसे ही है और इसमें डैश लगा दिया गया ऊपर से ऐसे, ठीक, ताकि अंतर पता चले दोनों में। समझ में आई इतनी चीज़ कि अगर इसका यूनियन निकाला जाएगा तो ये आएगा। अच्छा ठीक है, अब मान लो कि इन दोनों को फिर से ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। देखो ये बुक में सब लिखे हैं, रटोगे बैठ के कुछ ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा, इन्हें समझोगे तो एक बार में दिमाग में चढ़ जाएगा, ठीक। मेरा काम यही है कि एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ आपको समझाई जाए, ठीक है। अगर मैं इनको देखूं तो इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब अगर हम लोग a और a डैश का इंटरसेक्शन निकाले तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। अब मेरे लाल
एक बात का ध्यान रखना, अगर आप सोचते हो कि मैं बीच से कोई भी लेक्चर उठाऊं और मुझे सब समझ में आ जाएगा, ज़िंदगी में कभी कुछ सीख नहीं सकते हो। इस बात को याद रखना। कभी भी पढ़ाई अगर शुरू करनी है तो जीरो से शुरू करो। अगर आप सीधे 5वें लेवल से शुरू कर दोगे, 10वें लेवल से शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर इससे पहले कि आपने क्लास नहीं देखी है, आप इंटरसेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप यूनियन के बारे में कुछ नहीं जानते तो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच में कूद के मेरी कोई क्लास देखोगे। अगर वास्तविकता जानना चाहते हो तो आप एक चैप्टर को मेरे से पढ़ के देखिए और उसके बाद देखिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। और एक चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 दिन लगेंगे और 4 दिन मेरे साथ देख के देखिए, कुछ इंप्रूवमेंट आता है तभी पढ़िए, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि देखो रटवा नहीं रहे हम आपको, ठीक। इसे पूरक नियम कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा देखो, कोई भी टीचर हो, आप किसी की भी क्लास करें जिसकी आपको आवाज़ अच्छी लगती हो, जो प्यार से बातें करता हो, उसकी आप जो है क्लास कीजिए, ठीक है। अब दूसरा होता है द्विपूरक का नियम, द्विपूरक नियम। अब ये द्विपूरक नियम क्या है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था कि अगर बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई ए है और उसका डैश है और उसका डैश फिर से निकाल दिया जाए तो आंसर फिर से क्या आ जाता है, ए आ जाता है। आंसर फिर से क्या आ जाता है, ए आ जाता है। इसे द्विपूरक का नियम कहते हैं और ये चीज़ अभी हमने प्रूफ करके आपको दिखाई भी थी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा देखो, अगर ये सीख गए ना, एक्सरसाइज में कोई भी दम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो बस समझ में आ जाएगा। तीसरा देखो, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम। अब ये डी मॉर्गन ने कुछ नियम दिए थे, उन नियम को जब समझो, बात को देखो जरा ध्यान से समझना। इन्होंने 2 दिए थे, ठीक है। पहला देखो, दूसरा देखो। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी 2 हमारे पास क्या हो, कोई भी 2 हो हमारे पास, ए हो और बी हो, ठीक है, उनका सम्मिलन अर्थात यूनियन निकाला जाए, तो इनका यूनियन निकाला जाए, यू बनाएंगे, और उसका बाद में पूरक निकाला जाए, तो इसको क्या पढ़ोगे, ए व बी के सम्मिलन का पूरक। इसको हिंदी में लिख भी सकते हो, ए व बी के सम्मिलन का पूरक अगर निकाला जाए तो इनके अलग अलग, इनके पूरकों, बहुत ध्यान सुनना, इनके पूरकों, क्योंकि पूरक क्यों कहा हमने, कंप्लीमेंट, इनके कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये कहा था डी मॉर्गन ने अपने पहले नियम में। क्या कहा था, ए व बी के सम्मिलन का पूरक, ए व बी लिख लीजिएगा हिंदी में, इसको चाहो तो नीचे लाइन से, ए व बी के सम्मिलन का पूरक उनके, बहुत ध्यान सुनना, उनके पूरकों के सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा देखो, अब मान लो कि ए व बी का इंटरसेक्शन निकाल दिया जाए और उसका पूरक निकाल दिया जाए। 2 समुच्चयों के सेट कहा हो अगर कहीं पर तो लिख लीजिएगा, समुच्चयों के, 2 समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरकों के सम्मिलन के बराबर होता है। मतलब अगर यूनियन होगा और उसका होल निकालोगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो बाद में यूनियन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन चाचा आके कह के चले गए थे, ठीक है। उम्मीद है तीसरा नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, द कंप्लीमेंट ऑफ, फर्स्ट वाले में लिखिएगा, द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर THEIR देयर कंप्लीमेंट्स, ठीक, ये लिखना है। एंड द कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। यही मैंने बोला था, आई थिंक आप लोग लिख लीजिएगा। और दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, रूल भी लिख सकते हो, लॉ लिखिएगा, ठीक है। तीसरा हो गया। अब चौथा देखो, चौथा क्या कह के गए थे, चौथा किसने दिया पता नहीं, पर ये नियम बनाया गया, ठीक है। चौथा है कि बहुत ध्यान से सुनना, चौथा है फाई व यू के नियम, ठीक है, यू है के नियम। अब इसको देखो जरा ध्यान से समझो, अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर पहला है फाई का बताते हैं फिर यू का बताएंगे। अगर फाई का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो यू आंसर आएगा, तथा यू का इंटरसेक्शन अगर निकाल दिया जाए, उसी का इंटरसेक्शन निकाल दिया जाए तो फाई आंसर आएगा। इनको बाद में प्रूव करके भी देख लेंगे, है ना, क्योंकि फाई मतलब कुछ नहीं और यू में से कुछ ना हटाओ
तो आंसर सेम आएगा। और यू में से क्या कह रहे हैं, यू का इंटरसेक्शन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए, 4। तो ये हमारे 4 हैं। ठीक, अब इनका सत्यापन भी किया जा सकता है, अगर हम इनको प्रूफ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, पर आगे क्वेश्चंस को करेंगे उसमें समझेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वेन आरेख मैंने आपको बता ही दिया और इनके सारे नियम भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें टीचर स्कूल में आपको नहीं बताएगा, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाएँ और पढ़ाई करना शुरू कर दें। एक बार ये समय निकल जाएगा मेरे लाल, फिर ज़िंदगी में कुछ रह नहीं जाएगा, फिर बस वही मौज मस्ती और वही चीज़ें, और बाद में पछताओगे, फिर वही गाना गाओगे। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन तो ख़त्म कर दिए। अब एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। पहला क्वेश्चन लिखा है कि मान लीजिए u, ठीक है, लेट u इक्वल टू कुछ दे दिया गया है हमको, लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। यूनियन ऑफ सेट्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, मतलब छोटे क्लास की तरह गिनती पढ़वाते हैं। और a बराबर दिया है 1 2 3 and 4, ये इतनी चीज़ें दी है। और b बराबर दिया हुआ है 2 4 6 and 8। ठीक, उसके बाद c बराबर दिया हुआ है 3 4 5 and 6, ये दे दिया गया है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोला गया है, फिर से मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2 4 6 8, और चौथा है 3 4 5 6। ठीक है, हमसे पहले बोला गया है a डैश निकालो, क्या बोला गया है, a डैश निकालो। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, a डैश। चलो शुरू करते हैं। पहला बोला गया a डैश, ठीक, क्या बोला गया, a डैश। a डैश कैसे निकालोगे, देखो ज़रा ध्यान से सुनना। a डैश का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले क्या लिखोगे, a लिखोगे। a में कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक, a डैश। और उसमें से अगर चाहो तो एक दूसरा तरीका भी है, देखो दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, u और उसके बाद ऐसे लिख लो। ठीक, अब u की वैल्यू नोट कर दो और a की वैल्यू नोट कर दो। ठीक है, u की वैल्यू नोट कर दो और a की वैल्यू। ठीक, बात समझ आ गई। तो u की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 and 9। अभी एक दूसरा तरीका भी बताएंगे, 2 तरीके हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वो करके देखना। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 and 4। अभी इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में दूसरा बता देंगे। अब देखो इसमें से क्या करना है, 1 2 3 4 हटा देना, तो आंसर क्या आएगा, 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 6 7 8 और 9। अगर आपको अच्छे से सब समझ में आ गया तो क्लियर है। ठीक है, चलो देखो a डैश हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, पढ़ता हूँ, सबकी कमेंट पढ़ता हूँ मैं। अब मान लो आपसे a डैश पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया b डैश। अब b डैश देखो, इसमें मैंने ये तरीका बता दिया a डैश निकालने का। अब दूसरा तरीका देखो, b डैश निकालने का मतलब क्या है, पहले b नोट कर दो, 2 4 6 8, और उसके बाद उसके ऊपर डैश लगा दो। अब उसके बाद इसको हटा दो किससे, u से, तो 2 4 6 8 हटा दो, तो 1 3, अब देखो ये सारे नंबर है तो कितना बचेगा, 1 3 5 7 9। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। इस तरीके से ये क्या हो गया आंसर, समझ में आई बात। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप लोग करो। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखो, a यूनियन c का इंटरसेक्शन निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या निकालना है, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा देखो। ठीक, a यूनियन c का इंटरसेक्शन निकालना है। a यूनियन c का a यूनियन c का कंप्लीमेंट निकालना है। कुछ गलत निकल रहा है मुझसे, तो a लिखो सबसे पहले, कहाँ है a को देखो, 1 2 3 4, बस इतना है। ठीक, उसके बाद इसका यूनियन देखो कितना, ये हमने बनाया। उसके बाद c देखो कितना है, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। ठीक, अब इसमें से इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करके लिख देना है। यूनियन निकालना आपने पहले सीखा ही होगा। ठीक, लेकिन उसके बाद पहले ये करो कि इस पे ऐसे करके डैश भी तो लगाओ।
ठीक। अब देखो 1 2 3 4, सबसे पहले देखो कॉमन कोई है, हाँ 3 है और 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, लो इसका मैंने क्या निकाल दिया है, इसका यूनियन निकाल दिया, और अब इसका डैश निकालेंगे, ठीक। अब देखो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 1 2 3 4 5 6, अब देखो इसको इसके साथ करना है, तो 1 2 3 4 5 6, अब बचेगा क्या 7 8 9, तो ये हो जाएगा हमारा 7 8 और 9। बताओ ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत आसान है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, नहीं समझ में आया है फिर से देखो एक बार, फिर यहाँ पे आओ और फिर समझ में ना आए तब फिर उसके बाद कमेंट करके बताओ, हम फिर से आपको पढ़ा देंगे, तैयार हैं हम, पर आप फिर से एक बार देख के तब आओ, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आपको होमवर्क देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए डैश का डैश निकालना है, ठीक है, और आपको पता है कि आंसर ए ही आएगा, ठीक है, और लिख देना आपको द्विपूरक नियम से जो भी मन करे। और छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बी डैश सी का ये निकालो, ठीक है, तो बी डैश सी निकाल लेना और बाद में उसका इंटरसेक्शन निकाल लेना। उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपको दिखा होगा, क्या लिखा है पढ़िए। लिखा है कि निम्नलिखित, लिखा है इफ़, है ना, इफ़ मतलब क्या होता है यदि, है ना। क्या लिखा हुआ है, ये कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ABCD करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा कि इफ़ मतलब यदि कोई एक यूनिवर्सल सेट है जिसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। क्या लिखा हुआ ए, उसके बाद लिखा हुआ बी, उसके बाद लिखा हुआ सी डी ई एफ जी, मतलब ABCD पढ़ा रहे हैं, ABCD, उसके बाद E, उसके बाद F और G और उसके बाद H। यहाँ पर ध्यान से देखें, ABCDEF और उसके बाद GH। फिर लिखा है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है A बराबर, और A बराबर क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है ABC। क्या दिया हुआ, A B और उसके बाद C। अब इसका पूरक निकालना है, मतलब इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो सब समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जैसे ये ऐसे करते हैं तुरंत मक्खी निकल के ऐसे चीर के जाती है क्या करें। चलो देखो क्या लिखेंगे, ए का पूरक, तो एक का पूरक अर्थात ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा, ए डैश देखो कैसे निकलेगा, हम लोग लिखेंगे ए बी और सी और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और डैश लगा देंगे। अब ए बी सी को हटा देना है कहाँ से, यू से, और यू को देखो ए बी सी, तो डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच, दैट इज द आंसर, खत्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डी ई एफ जी, बी बराबर क्या लिखा हुआ है, डी ई एफ जी, समझ में आई बात। तो अब इसका पूरक निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे बी का पूरक। बताओ क्या करोगे, लिखोगे डी ई और एफ और जी और मंझला ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर डैश, ठीक। अब देखो इसमें से करना क्या है, डी ई एफ जी हटा देना है, बाकी सबको लिख देना है। तो क्या क्या बचेगा, बचेगा ए बी सी और इन चारों को हटा देना है, बचेगा एच। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये आपका होमवर्क होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं अभी। ए सी ई जी, सी बराबर दिया हुआ ए सी ई जी, ये आपका होमवर्क हो गया। और अगले बार दूसरा लिखा हुआ है एफ जी एच ए, डी बराबर दिया हुआ है एफ जी एच और ए, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। अगर देखो कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त हम बहुत आराम से पढ़ाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सब अपने आप कर लोगे तुम लोग, है ना। चलो कैसेट फंस रही है आजकल। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आगे प्रयास कीजिएगा, लगाइएगा, नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो एकदम बिल्कुल पूरक समुच्चय को समझ के आइएगा और सारे नियम को याद करके आइएगा। चलिए अभी क्लास को करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहें, यूं ही पढ़ते रहें, धन्यवाद।